तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कहाँ तक कि प्राचीन इतिहास क्या कहते हैं, इतिहास के विषय में जाने थे, प्राचीन इतिहास के विषय में जाने थे। प्राचीन इतिहास के कितने भाग में हैं, तो आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। इतिहास 3 भाग में है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। उसके बाद प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। और कल बताए थे क्या आपको, पिछले वीडियो में आपको क्या बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो मतलब इसका देखिए, ये हम जब बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि जैसे कि प्राचीन इतिहास में हम लोग जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो किन किन स्रोतों से हम लोग को जानकारी मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके विषय में भी जो है इतिहासकारों ने 3 भाग में बांटा है कि ये अलग अलग स्रोत है। ठीक है, तो देखिए 3 स्रोत किस किस में बांटा है। पहला दिया है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब समझ रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत मतलब जैसे कि कहीं कोई चट्टान मिल गया या कहीं कोई शिलालेख में खुदा हुआ चीज़ मिल गया, वो आगे हम लोग बताएंगे हम। ठीक है, और उसके बाद साहित्यिक स्रोत है दूसरा। साहित्यिक स्रोत मतलब ग्रंथ, सिंपल जान रहे हैं साहित्यिक मतलब। और तीसरा है विदेशी स्रोत, जैसे कि आप सुनते होंगे या बहुत सारे आगे जो पढ़िएगा कि इस समय वहाँ विदेश से शासक आए थे, विदेश से कोई लेखक आए थे या मतलब क्या कहते हैं राजदूत बनकर आए थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा। जैसे कि आगे चल कर आप पढ़िएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विदेशी राजदूत आए थे मेगास्थनीज, उन्होंने उसका प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, जो आगे हम आपको इसके विषय में बताएंगे। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत भी हमारे पास 3 स्रोत है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग लिखते हैं, पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए ये जो है इतिहास के, प्राचीन इतिहास के विषय में जितना भी हम लोग जानते हैं ये 3 स्रोत से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है अब सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत के विषय में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ आती है। ठीक है, जो कि अभी हम पहले बताए थे कि पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पुरातात्विक स्रोत के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो उसमें उसके दायरे में क्या क्या चीज़ आता है, तो इस चीज़ को हम लोग जानना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आता है अभिलेख। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका सवाल शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि पहले से भी सवाल शुरू हो है लेकिन ये यहाँ से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आता है अभिलेख, दूसरा है भवन या स्मारक, तीसरा है मूर्ति कला, चौथा है चित्रकला और 5वां है सिक्का और 6ठा है अवशेष। ठीक है, देखिए इसमें देखिए शॉर्ट अभी देखिए संक्षिप्त में बता देते हैं, लेकिन बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिलेख में तो अभिलेख के विषय में आपको आगे बताएंगे। भवन, दूसरा है भवन स्मारक, जैसे उस वक्त कई शासकों ने या कुछ प्रसिद्ध लोगों ने अलग से भवन स्मारक बनाए। जैसे कि आपको मिल जाएगा ये पटना में मौर्य स्तंभ, तो वो हमारा ऐतिहासिक स्रोत रहा है प्राचीन। ठीक है, तीसरा है मूर्ति कला। ठीक है, उससे हम लोग भी प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी हासिल किए हैं कि कब का बना है, किसने बनाया है। चौथा है चित्रकला। ठीक है, और 5वां है सिक्का। देखिए सिक्का में क्या होता है कि कई शासकों ने अपने नाम से सिक्का जारी करवाया था। ठीक है, आगे आप इस चीज़ को पढ़िए। और 6ठा है अवशेष। अवशेष का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी बनाई थी जो बहुत पहले बनाया गया था, जिसका अवशेष अभी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ है। जैसे कि आपको बताए थे कि मौर्य स्तंभ जो है उसका अभी जाकर देखिएगा तो अवशेष बचा हुआ है। तो उस चीज़ से भी हम लोग जानकारी हासिल किए कि ये कब का बना था। और ये सभी चीज़ें 6 चीज़ जो है पुरातात्विक स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अभिलेख के विषय में। ठीक है, पहला है अभिलेख। ठीक है, ये सब देखिए ये पुरातात्विक स्रोत के विषय में अभी जान रहे हैं। ठीक है, ये अभिलेख को भी हम लोग कई भाग में बांटे, जैसे मुख्य रूप से 3 भाग में रखा गया है। ठीक है, तो पहला है शिलालेख। शिलालेख मतलब समझते हैं,
शिलालेख मतलब जो पत्थर पर खुदी हुई चीज़ें थी उसे शिलालेख कहा गया। दूसरा है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की परंपरा सबसे ज़्यादा रहा था सम्राट अशोक के समय में, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्तंभ लेख खुदवाए थे। और तीसरा है ताम्रपत्र अभिलेख। तो ताम्रपत्र अभिलेख जो है ये एक तरह से मतलब पत्ते पर विशेष प्रकार के पत्र होते थे, उस पर जो है छपवाया जाता था, या मतलब एक तरह से कहते हैं गोदवाया जाता था कुछ चीज़ों को, वो उसे रखा गया था, उसी से हम लोग कई चीज़ जानकारी लेते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। अब देखिए अभिलेख के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को हम लोग जान लेंगे। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए भी ज़्यादा लाभदायक होगा, ठीक है। जैसे कि जब आप पढ़िएगा ना, तो जैसे इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी अभिलेख मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे, क्योंकि इस सभ्यता में जो है चित्रात्मक लिपि का व्यवस्था जिसे आज तक हम लोग पढ़ा नहीं, इसे किस काल में रखा गया है? आध ऐतिहासिक काल में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को। देखिए जो हम अभी बता रहे हैं उसे जो पहले बता रहे हैं उस चीज़ को आप लोग याद रखे रहिएगा। हम बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा वो हम उस वक्त आपसे पूछ लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस काल में रखा गया था। तो ये आध ऐतिहासिक काल में रखा गया था, और इसका लिपि जो है चित्रात्मक लिपि रहता था, इसलिए उस वक्त के अभिलेख को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जब भी यदि आपके पास सवाल इस तरह से आएगा कि किस सभ्यता का अभिलेख आज तक नहीं पढ़ा गया है, ठीक है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख किसने पढ़ा है, तो इसमें जरूर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसे किसी ने नहीं पढ़ा है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा देखिए आपको बताया था कि अभिलेख का जो परंपरा रहा, अभिलेख को छापने का या फिर बनवाने का परंपरा, या जिसमें कि स्तंभ लेख सबसे ज़्यादा रहा था, ये सम्राट अशोक के समय में रहा था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सम्राट अशोक के ही अभिलेख को पढ़ा गया था, ठीक है। और किसके द्वारा? तो एक अंग्रेज व्यक्ति का लीजिए या विद्वान का लीजिए जिसका नाम जेम्स प्रिसेंट था। तो देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिसेंट के द्वारा पढ़ा गया था, जो उन्होंने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए ये आपके सवाल आएगा कि सबसे पहले किसके शिलालेख को पढ़ा गया था? तो अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक हुए थे जिसने सबसे ज़्यादा अभिलेख कह दें या स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके अभिलेख को जेम्स प्रिसेंट ने सबसे पहले पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में, ठीक है। तो देखिए 1837 ईस्वी, जबकि सम्राट अशोक ईस्वी पूर्व के ही समय का था, ठीक है। इस सम्राट अशोक के बारे में अभी पढ़ाएंगे, आगे जाकर पढ़ाएंगे। तो सम्राट अशोक जो है वो बहुत पहले ही खुदवा दिए थे, लेकिन उसमें पढ़ने में सफलता 1737 ईस्वी को हासिल हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसी से एक सवाल और आ जाता है कि अशोक के अभिलेख जो है सबसे ज़्यादा किस लिपि में लिखा गया था, ठीक है। जैसे कि देखिए आप बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता में तो चित्रात्मक लिपि उसको तो किसी ने नहीं पढ़ा है। उसके अलावा भी अभी देखिए अभी हम लोग जो हिंदी लिखते हैं तो किस लिपि में लिखते हैं? उसे लिखते हैं देवनागरी लिपि में। जो हम अभी जो लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। आप लोग भी जो पढ़े हैं वो देवनागरी लिपि में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, छोटा छोटा चीज़ में आप भूलिएगा नहीं। तो इसको जो है इस अशोक के अभिलेख को सबसे ज़्यादा किस लिपि में लिखा गया है? देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए कि अशोक के अभिलेख को सबसे अधिक लिखा गया है। अशोक के अभिलेख को सबसे अधिक जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है खरोष्टी लिपि, फिर उसके बाद आता है अरमाइक लिपि, और एक और लिपि में लिखा गया है, लेकिन ये बहुत कम लिखा गया है, जो है ग्रीक लिपि में, ठीक है। तो देखिए आपको यदि ये सवाल पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे अधिक किस लिपि में लिखा गया, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और इसके अलावा भी जो है खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ को जो है याद रखिए, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, ठीक है। अब देखिए इसके में जो है दो चीज़ के विषय में आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ जो देखिए 4 लिपि के विषय में लिखे हैं, एक और भी लिपि आता है जिसे प्राकृत लिपि भी है।
तो देखिए जो ये लिपि के विषय में जो बता रहे हैं ना, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि या ग्रीक लिपि, ये इसमें एक चीज़ कॉमन है कि कुछ लिपि जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था और कुछ लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता। तो देखिए उसको हम बता देते हैं, दो भाग में इसको हम इस तरह से समझाते हैं आपको। एक है बाएं से दाएं लिखे जाने वाले लिपि, और दूसरा है दाएं से बाएं लिखे जाने वाले लिपि। ठीक है, तो दो प्रकार के, मतलब जैसे इसमें दो प्रकार के लिपि जो है, एक लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता था और दूसरा लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। तो बाएं से दाएं ओर लिखने वाले कौन कौन लिपि थे? तो ब्राह्मी लिपि और दूसरा है प्राकृत लिपि। ठीक है, और दाएं से बाएं की ओर लिखे जाने वाले जो आपको बताए थे पहले, इन दोनों को छोड़कर, ब्राह्मी और प्रकृति के छोड़कर कौन कौन से बच गए? खरोष्टी, और कौन है? अरमाइक, और एक और था ग्रीक। ये तीनों लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। सवाल देखिए इससे इस तरह से सवाल आएगा आपको, जैसे हम बता देते हैं एग्जाम्पल में कि निम्न में से कौन सी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखे जाते हैं? ए में रहेगा खरोष्टी लिपि, बी में दिया रहेगा ग्रीक लिपि, सी में रहेगा ब्राह्मी लिपि और डी में रहेगा अरमाइक लिपि। इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। ये तरह से सवाल आपको एसएससी में पूछ सकता है या फिर रेलवे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें और 4 ऑप्शन दे दिया, तो कौन सा लिपि आंसर होगा इसमें? तो देखिए खरोष्टी लिपि कहाँ है? दाएं से बाएं की ओर, तो ये तो नहीं होगा। ग्रीक लिपि भी दाएं से बाएं है, जो कि पूछ रहा है कि बाएं से दाएं। ठीक है, और अरमाइक भी नहीं होगा, तो ब्राह्मी लिपि होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि बाएं से दाएं जो लिपि लिखा जा रहा है वो भी आपको रट लेना है, और जो दाएं से बाएं की लिपि लिखा जा रहा है उसको भी आपको रट लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग किस चीज़ के विषय में डिस्कस कर रहे थे? अभिलेख के विषय में। ठीक है, तो देखिए अभिलेख में कुछ अभिलेख का आपको उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि अभिलेख क्या होता है कि कुछ, जैसे आपको बताए थे ना कि कुछ शासकों ने, यानी जिन शासकों का शासनकाल आया उन्होंने अपने नाम से कोई अभिलेख लिखवाया, और वो इसलिए लिखवाया था क्योंकि आज के समय में जिस तरह से किताबें लिखी जाती है, ग्रंथ लिखे जाते हैं, या फिर अब तो बहुत डिजिटल जगह में चल गए हैं, अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर और भी कुछ इंटरव्यू देते हैं, देखते होंगे आप खबर, तो उस तरह तो वहाँ पर उस वक्त था नहीं। तो जितने शासक आए थे कि तो उन्होंने अपने शासन, जैसे अभी भी देखते होंगे ना कि कोई सांसद वगैरह जो आते हैं किसी योजना का उद्घाटन करते हैं तो वो शिलान्यास करते हैं, आप लोग देखते हैं। तो उसी समय उसी प्रकार उस वक्त के शासक जिस काम को करते थे या जो भी चीज़ उनका अपने कार्यकाल में रखते थे तो वो अभिलेख के में उत्कीर्ण कर देते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे विस्तार, आपको हम 0 लेवल से इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब जाइएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कि किस लिपि में किस अभिलेख को किस शासक के द्वारा, तो जैसे कुछ उदाहरण अभी हम दे देते हैं अभिलेख। ठीक है, और किस शासक से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को आप लोग रट लीजिए, मैक्सिमम सवाल इतना से ही आएगा जो हम बता रहे हैं। देखिए जैसे कि एक है प्रयाग अभिलेख, इसी को इलाहाबाद नाम, जब मुगल आए थे तो इलाहाबाद किया और अभी योगी जी फिर से प्रयागराज कर दिया। ठीक है, तो प्रयाग अभिलेख, और या फिर इसी के नाम पे मिलेगा आपको प्रयाग प्रशस्ति। यदि जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रयाग अभिलेख और आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही थे, प्रशस्ति। ठीक है, तो ये जो है प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है,
तो यानी समुद्रगुप्त जब शासन कर रहे थे, हालांकि देखिए समुद्र, ये चीज़ अभी आगे जब समुद्रगुप्त के विषय में पढ़िएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा था, कभी पराजय नहीं हुआ था। तो इन्होंने अपने शासनकाल में जो भी चीज़ें किए थे, मैक्सिमम चीज़ें या फिर जो इंपॉर्टेंट उनको लगा था, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में छपवाया है। ठीक है, और इसके ये जो है शासक जो गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली शासक रहा है। ठीक है, इसके बारे में जब हम गुप्त वंश में जाएंगे ना, तब उसके विषय में इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि इन्होंने कब अपना सत्ता संभाला था और कब से लेकर कहाँ कहाँ विजय किया। और आपको बता रहे हैं कि जिसे भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी मतलब युद्ध को पराजित नहीं हुआ ये। ठीक है, तो लेकिन इस चीज़ को अभी मत रखिए, अभी सिर्फ ये याद रखिए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, चूंकि हम लोग अभी अभिलेख का चर्चा कर रहे हैं, शासक का चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब शासक का चर्चा करेंगे तब आपको बहुत चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग इससे जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित थे। दूसरा है महारैली लौह स्तंभ। ठीक है, मतलब महारौली लौह स्तंभ उसको इसलिए कहा गया कि वो, तो जैसे कि बाकी जो अभिलेख हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है वो पत्थर पर उत्कीर्ण है, लेकिन ये जो है लौह पर उत्कीर्ण था, इसलिए इसे लौह स्तंभ कहा गया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये भी जो है गुप्त वंश से ही संबंधित है, समझ गए। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, और इसे ही विक्रमादित्य कहा जाता है, लेकिन इस सब के विषय में हम विस्तार से तब बताएंगे जब हम आपको बताएं कि गुप्त वंश से संबंधित बताएंगे तब। ठीक है, तो अभी हम आपको ये याद रखना है कि महारौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। एक और अभिलेख के विषय में है एहोल अभिलेख, ये है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, एहोल अभिलेख यदि आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो आपको पुलकेशिन द्वितीय बताना है। ठीक है, तीसरा एक इसके आगे एक और है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये है कलिंग के राजा, इसे कलिंग नरेश भी कहा जाता है, कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, इससे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार इसके विषय में पूछा गया है कि एहोल हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि खारवेल जो है कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो खैर अभी हम उस चीज़ को याद नहीं करना, अभी सिर्फ हम याद करेंगे अभिलेख। एक है बांसखेड़ा अभिलेख, इसको जो है मधुबन अभिलेख भी कहा जाता है, ये हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, ये मतलब शासक, देखिए उधर हम दे रहे हैं शासक का नाम और ये है अभिलेख। चूँकि हम लोग इससे आपको ये चीज़ पहले तो आपको यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ परिचय हो जाएगा, तो जब हम आगे शासक के विषय में बताएंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उसके बाद है गिरनार अभिलेख, ये है रुद्रदामन से संबंधित। और है एक है मंदसौर अभिलेख, ये है कुमारगुप्त से संबंधित। ठीक है, ये शासक भी कुमारगुप्त जो है ये भी गुप्त वंश से संबंधित है, यानी 1 2 3 शासक इसमें जो है गुप्त वंश से ही संबंधित है। तो हालांकि हम शासक से अभी मतलब नहीं रखना है, हम अभी ये बता रहे हैं। और ये चीज़ जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने लोग नए हैं या फिर जो पुराने लोग भी हैं, क्योंकि इससे सवाल हर बार आते रहता है कि ये अभिलेख किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे बांसखेड़ा का अभिलेख पूछा दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 ऑप्शन दूसरा देगा, 1 ऑप्शन हर्षवर्धन दे देगा, तो आपको इससे, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, अपने पेज पे, और याद कर लीजिए। लिखने से ज़्यादा जरूरी है याद कर लीजिए। मतलब यहाँ हम बताने का मतलब ये है कि अभिलेख के जरिए से हम उन शासकों के बारे में, यानी उस समय के इतिहास के बारे में आज हम लोग जानकारी में लेते हैं। ठीक है, तो यानी इस अभिलेख से हम इतना, यानी इसी प्रकार ये कुछ अभिलेख है, बाकी इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख हैं। ठीक है, तो इसमें लिखाते रहेंगे तो ये एक दिन चल जाएगा उसी में। तो इतना मतलब इस तरह के अभिलेख से हमें उस वक्त के इतिहास, उस वक्त के शासक, उस वक्त के सामाजिक स्थिति के विषय में जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभिलेख का कितना क्या जरूरी था और अभिलेख से संबंधित जो भी चीज़ है वो आप समझ गए होंगे।